एवरीवन, वेलकम टू केआर ह्यूमन रिसोर्स सॉल्यूशंस। हमने फर्स्ट लेक्चर में ओवरव्यू किया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द कोर फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो इन दिस सेशन वी विल लर्न ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, और एचआर स्ट्रेटेजी क्या होता है एंड प्लानिंग कैसे हम कर सकते हैं। सो हमारे जो मेन 3 क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको पता है कि हम पहले क्वेश्चंस लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट द सेशन। ओके, सो पहले हम सीखेंगे हाउ आर कंपनी स्ट्रेटेजी एंड द एचआर स्ट्रेटेजी रिलेटेड। कंपनी की जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं कंपनीज वो, और जो एचआर वाले अपने स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो दोनों रिलेटेड कैसे हैं वो हम समझेंगे। एज पार्ट ऑफ एन एचआर स्ट्रेटेजी विच कंपनी फंक्शंस शुड बी ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। हम ये भी जानेंगे कि एचआर स्ट्रेटेजी के तहत कौन से फंक्शंस है कंपनी के जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होने चाहिए, एंड हाउ टू प्लान क्वांटिटेटिव वर्कफोर्स डिमांड ऑन बोथ स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल लेवल। क्या हम जो वर्कफोर्स की डिमांड्स होते हैं फ्यूचर में होने वाले हैं, करंट में जो हैं, सो क्या हम उसको पता कर सकते हैं कि कैसे हम फ्यूचर में हमारी कितनी नीड होगी वर्कफोर्स की। क्या हम एडवांस में वो पता कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, हम वो सब जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजी प्रायोरिटीज क्या होती है। इट मीन्स किसी कंपनी के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने प्रेजेंट किया है। सो स्ट्रेटेजीज में कैसे कैसे हो सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज को इनोवेशन उनकी मेन प्रायोरिटी होती है, ब्रांड्स किसी किसी की मेन प्रायोरिटीज होती है, प्राइस होती है, डिज़ाइन होती है, क्वालिटी होती है। अब जैसे इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं कि इनोवेशन, सो BMW का एग्जांपल है, टेस्ला का एग्जांपल है, एप्पल का एग्जांपल है। सो दे आर इनटू द मार्केट बिकॉज ऑफ देयर इनोवेशन। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रेजेंट करते हैं, हमेशा मतलब इंडस्ट्री में नया नया चीज़ इनोवेट करते रहते हैं। आप एप्पल का देखते हैं कि हर एक ईयर में मतलब कोई नया नया तो फ़ोन आया ही रहता है ऐसा। BMW में नए नए गाड़ियाँ लॉन्च करना, नए नए फीचर्स लॉन्च करना, टेस्ला में भी सेम है। सो दे आर इनटू द मार्केट बिकॉज ऑफ देयर इनोवेशन। इफ दे विल स्टॉप देयर इनोवेशन देन वो बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो सकते हैं। और लाइक नोकिया का एग्जांपल हम ले सकते हैं। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन द मार्केट, बट दे स्टॉप द इनोवेशन, दे स्टेडली दे विल they went out the like from the market, right? So इनोवेशन जैसे ऐसी जैसी कंपनी है, और भी बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, बट जैसे BMW वगैरह जो कंपनीज है उनके लिए इनोवेशन टॉप प्रायोरिटीज हो सकती है। एंड देयर स्ट्रेटेजी प्रायोरिटीज जो है वो यही है कि वो इनोवेशन पे ज़्यादा एक्सपेंस करे, ज़्यादा फोकस करे। देन विल कम टू द ब्रांड। आप जानते हैं टाटा एक ब्रांड है, उनकी गाड़ियाँ जो है वो टाटा के नाम से बिक जाती है। लाइक टाटा मतलब लोग समझते हैं कि भाई इस कंपनी की जो गाड़ियाँ है वो बहुत स्ट्रांग होती है, सेफ्टी फीचर्स अच्छे होते हैं, सो देयर ब्रांड। आप रेडबुल जानते होंगे, बाकी सब कोक के मुकाबले रेडबुल बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट रेडबुल हम क्यों खरीदते हैं? बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड। रेडबुल का एक ब्रांड है, उसकी वजह से हम उसको बाई करते हैं। जियो का नाम आप जानते होंगे, जियो भी एक ब्रांड है। देन कुछ कंपनी जाती है प्राइस के ऊपर, लाइक जिनकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत चीपर होती है एंड दे नोन फॉर देयर प्राइस। कोको कोला है, उनकी 20 रुपए की भी बोतल आती है, एंड बड़ी भी बोतल आती है पर 20 रुपए की भी आती है, सो इट्स चीपर, राइट? सो कोको कोला है, आइकिया है, जियो है। जियो में भी आप जानते ही होंगे कि दे डिस्टर्ब द मार्केट बिकॉज ऑफ देयर लाइक पहले फ्री में दिया, देन एक्सपेंस पूरा कम कर दिया, राइट? सो प्राइस की वजह से भी बहुत सारी कंपनीज का बिजनेस चलता है। दे आर इनटू द मार्केट बिकॉज ऑफ देयर प्राइस। उनकी प्राइस कम है इसलिए लोग खरीदते हैं, राइट? देन आता है डिज़ाइन। बहुत सारी कंपनीज है जिनका प्रायोरिटी जो होता है वो डिज़ाइन होता है। लाइक एप्पल वेल नोन एग्जाम्पल है, उनका डिज़ाइन बहुत ही इनोवेटिव होता है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। बिकॉज ऑफ दैट लोगों को अट्रैक्ट करता है कि चलो एप्पल का फ़ोन खरीदना है। से बॉस का भी है, ब्रांड का भी है। देन क्वालिटी भी आती है, बहुत सारी कंपनी जो क्वालिटी पे बहुत फोकस करते हैं, लाइक टाटा है, लुफ्थांसा है, IWC है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो अपने क्वालिटी पे भी बहुत फोकस करते हैं। सो
ये एक हो गया कि प्रायोरिटीज, कौन सी कंपनी का क्या प्रायोरिटीज होता है, राइट। देन हम पता करते हैं कि कंपनी स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजी कैसे रिलेटेड है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो एचआर अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे फ्यूचर के लिए, वर्कफोर्स डिमांड क्या रहेगा, कैसे लोग चाहिए, टोटली डिपेंड करता है कि कंपनी की क्या प्रायोरिटीज है, कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी है। अब कंपनी स्ट्रेटेजी मीन्स क्या होता है कि कंपनी क्या क्या चैलेंजेस है फ्यूचर में। जैसे कि कोई भी हम कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल टाटा के लिए हमने एग्जांपल, तो उनके उनके चैलेंजेस क्या है। तो उनके चैलेंज ये है कि वो, उनके और भी बहुत सारी ब्रांड्स है जो मार्केट में ऑलरेडी है कार के में। सो देयर चैलेंजेस कैसे वो मार्केट में रहें अगले 4 साल, 5 साल, 10 साल तक, कैसे कार लॉन्च करने हैं, कैसे प्राइसिंग करना है, कैसे मॉडल्स निकालने हैं, ये सब कुछ उनके चैलेंजेस है कि कैसे जाके वो मार्केट में टिक सकते हैं। उनकी प्रायोरिटीज क्या है, तो एज वी सेड कि देयर ब्रांड, उनको ब्रांड वैल्यू मेंटेन रखना है। उनको ये बात पता रखना है सबको कि भाई कार, टाटा की जो कार होती है वो ट्रस्ट वर्दी होती है, स्ट्रांग होती है। सो उनकी प्रायोरिटीज है। उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स। सो उनकी मतलब कितना उनको प्रॉफिट कमाना है, कहाँ कहाँ एक्सपेंस करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव्स कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देन आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एडवांटेजेस लाइक कंपनी के एडवांटेजेस क्या है, दूसरी कंपनी के मुकाबले टाटा अलग क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन व्हाट इज द कंपनी विजन, कंपनी की विजन्स क्या है, लाइक व्हाट दे वांट टू बी इन 5 years और 10 years। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब ये तो होगा कंपनी के स्ट्रेटेजीज एंड प्रायोरिटीज कि कंपनी की क्या प्रायोरिटीज है एंड क्या स्ट्रेटेजीज है, राइट। नाउ व्हाट दैट मीन्स फॉर द एम्प्लॉयज, कि वो एम्प्लॉय के लिए क्या मायने रखता है। बिकॉज यू नो कि जो कंपनी की स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से ही एचआर वाले अपनी हायरिंग को प्रोसेस करेंगे। सो जो कंपनी की स्ट्रेटेजी है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉयज ऑल्सो, राइट। तो यू कैन सी वी हैव सीन द कंपनी स्ट्रेटेजीज। सो ये एम्प्लॉयज के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है। तो अब से फॉर एग्जांपल कंपनी कैसे लोगों को हायर करेगी, जो उनके स्टडी जो चैलेंजेस है वो ओवरकम कर पाए, मींस कॉम्पिटेंसीज। टाटा को ऐसे लोग चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो, मींस ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो वेल नोन स्किल्ड वाले हो, नॉलेज रखते हो, दैट काइंड ऑफ पर्सन दे नो, दे वांट इन देयर टीम। मोटिवेटेड हो, कमिटमेंट हो उनका, वैल्यूज हो उनके पास एंड अवेलेबिलिटी हो, वो सब कुछ उनको देखना रहता है। एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द एचआर स्ट्रेटेजी। सो एचआर पहले क्या करेंगे, की फंक्शन डिसाइड करेंगे, व्हाट आर द की फंक्शन फॉर द कंपनी। देन दे विल रिक्रूट, वो फिर रिक्रूटमेंट करेंगे अकॉर्डिंगली। देन दे विल डेवलप द पर्सन। वी नो कि मार्केट में टैलेंट की शॉर्टेज है, सो परफेक्ट कैंडिडेट तो मिलना बहुत डिफिकल्ट है, बट दे कैन टेक द पर्सन फ्रॉम द मार्केट एंड दे कैन डेवलप। सो पहले की फंक्शन डिसाइड करेंगे कि व्हाट आर द कंपनी स्ट्रेटजीज, अकॉर्डिंगली दे विल डिसाइड द फंक्शंस कि ओके, अगर उनको इंजीनियर चाहिए तो उनको क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड रहेंगे, वो देख के पर्सन रिक्रूट करेंगे। दे विल डेवलप दैट पर्सन कि अकॉर्डिंगली जो उनके कल्चर्स वगैरह है सब में डेवलप करना। देन दे विल कम्युनिकेट, उनसे कम्युनिकेशन रखेंगे कि भाई कैसे काम करना है, क्या रहेगा, जो भी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह है वो सब मेंटेन करना। एंड देन ले ऑफ्स वगैरह, लाइक पर्सन आ गए, डेवलप किया, काम किया, एंड फ्यूचर में अगर कंपनी की प्रॉफिट्स में कमी आ रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है और सिनेरियो जहाँ पे ले ऑफ करने का है, तो उसका भी प्लानिंग पहले से ही कंपनी को करके रखना पड़ता है। सो ये है कि हम डिसाइड करेंगे कैसे करेंगे कंपनी के लिए कि उनकी हाईएस्ट इंपॉर्टेंस फंक्शंस क्या है। वी नो कि देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शंस बाय दैट कंपनी रन्स, राइट। ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसके द्वारा कंपनी चलती है। सो कोर फंक्शंस में आप देख सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, डिजाइनिंग है, प्रोडक्ट प्लानिंग है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, सेल्स है एंड सर्विस सपोर्ट है। दे आर द कोर फंक्शन ऑफ एनी कंपनी, राइट। सपोर्टिंग फंक्शन में आता है क्वालिटी मैनेजमेंट, आईटी आ गया, कंट्रोलिंग आ गया, अकाउंटिंग आ गया, एचआरएम आ गया, फैसिलिटी आ गया, पब्लिक रिलेशन आ गया, परचेज आ गया, लॉजिस्टिक आ गया। दे आर द सपोर्टिव फंक्शंस, ओके। सो हाउ वी विल डिसाइड कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, लाइक इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉर द कंपनी। अब जैसे हम टाटा की बात करते हैं, सो
व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंट फंक्शंस? तो देयर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज प्रोडक्शन है, राइट, मार्केटिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। सो कंपनी किस पे ज़्यादा फोकस करती है? और कंपनी डिजाइनिंग में ज़्यादा फोकस करती है। तो फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, अगर वो डिजाइनिंग में ज़्यादा फोकस करते हैं तो उनके लिए टॉप प्रायोरिटी हो गया, कोर फंक्शंस क्या हो गया, डिजाइनिंग। उनको वर्ल्ड के बेस्ट डिजाइनर ढूंढने हैं जो उनके फ़ोन डिज़ाइन कर पाए, तो ही वो कंपनी आगे डिजाइनिंग में अपना ग्रोथ देख सकती है। कोई अगर कंपनी ऐसी है जो ब्रांड वैल्यू से चलती है तो उनके लिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अपनी कंपनी की मार्केटिंग अच्छे से करते रहेंगे तो उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती रहेगी। कई कंपनीज ऐसी है जो सर्विस बेस्ड है, तो उनकी सर्विस कोर फंक्शन हो गया, उनकी सर्विस प्रॉपर होनी चाहिए तो ही वो कंपनी आगे बढ़ेगी। कई कंपनी है जो इनोवेशन में बिलीव करती है, इनोवेटिव है, तो उनके लिए R&D बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे, जितना उसमें फोकस करेंगे, उतनी कंपनी वो आगे ग्रो कर सकती है। सो कोर फंक्शन जो बताया मैंने आपको, उसमें कंपनी की क्या स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज है, उस पर डिफाइन करता है कि उनका मेन कोर फंक्शंस क्या होगा। एंड सपोर्टिंग फंक्शन में तो सभी कंपनियों को इसकी नीड रहती है, IT सभी कंपनी को चाहिए, क्वालिटी सबको चाहिए, अकाउंटिंग सबको चाहिए, HRM सबको चाहिए। तो ये सारे जो सपोर्टिव फंक्शंस है वो भी नीड तो रहेगा ही। तो सबसे डिफिकल्ट कंपनी के लिए हायरिंग के टाइम पे क्या आएगा, जो उनका मेन कोर फंक्शंस है, बिकॉज इन दैट पार्ट दे विल नीड द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो बेस्ट पर्सन होंगे वही वो चाहेंगे कि हमारी कंपनी में हो, तो ही वो कंपनी ग्रो कर सकती है। बाकी जो फंक्शन है वहाँ पे गुड पर्सन रहेंगे तो भी उनको चल जाएगा। सो वी कैन सी द की एंड बोटलनेक फंक्शंस। बोटलनेक क्या होता है कि जहाँ पे सबसे कम वर्कफोर्स मिलता है, एंड वो हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। इट मीन्स से फॉर एग्जांपल एप्पल को बेस्ट डिजाइनर चाहिए, तो उनके लिए बोटलनेक फंक्शन हो गया बेस्ट डिजाइनर, वो उनको मिलना बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज वर्ल्ड में बहुत बहुत कम कंपनीज हैं जो उनके कॉम्पिटिटर हैं, and जहाँ पे बेस्ट डिजाइनर होंगे उनको वहां से लेके आना होगा पर्सन। सो दैट इज बोटलनेक फंक्शंस फॉर देम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तरफ लिखा है स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस, यहाँ पे लो से हाई, एंड टैलेंट अवेलेबिलिटी लो से इधर हाई है। तो जिसका स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस लो होता है एंड टैलेंट एबिलिटी हाई होता है, वो हमारे बहुत कम काम के हैं, मीन्स रिलेवेंस उनका ज़्यादा नहीं है और मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत इजीली मिल सकते हैं हमको, उतना हमको प्रॉब्लम नहीं होगा ढूंढने में पर्सन को। जिसकी स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस बहुत हाई है और टैलेंट अवेलेबिलिटी हाई है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर लाइन फंक्शन एकदम कम है, जो हमारे लिए बेस्ट चीज़ है। फिर आता है स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस जिसका हाई है और जो टैलेंट अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत कम है, वो भी बहुत डिफिकल्ट है हमको फाइंड करने के लिए, बिकॉज उसका रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है बट पर्सन मार्केट में बहुत कम है, तो वो ढूंढना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। और स्ट्रेटेजी रिलेवेंस कम है और टैलेंट अवेलेबिलिटी कम है, तो भी हमको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। सो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो जिसका स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस ज़्यादा हो और टैलेंट अवेलेबिलिटी कम है, वैसे पर्सन ढूंढना हमारे लिए मेन चैलेंज है, एंड उनको ढूंढने में बहुत डिफिकल्टीज हमको फेस करना पड़ता है, राइट। देन आता है फ्यूचर प्लानिंग, हम कैसे फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, तो आप यहाँ पे एक ग्राफ देख सकते हैं। सो कंपनीज अलग अलग तरीके से फ्यूचर प्लानिंग करती है, कितने लोगों को ले ऑफ कर रही है कंपनी, कितने लोग रिटायर होने वाले हैं, एनी रीजन जिस तरीके से एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ते हैं, कितना रेट है कंपनी का जिसमें से एम्प्लॉय जा रहे हैं हर एक साल। सो उस हिसाब से डिसाइड होता है कि नेक्स्ट ईयर कितने पर्सन कंपनी में चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मैनेजर्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिनकी एज क्या है, आप जानते हैं कि 70 60 के बाद लोग रिटायर होने लगते हैं, राइट। तो जितने लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कि 70 और 65 के आसपास है, तो वी नीड टू स्टार्ट देयर बैकअप। हमको या तो टीम में से डेवलप करना पड़ेगा या हमको बाहर से हायरिंग करनी पड़ेगी उनके बैकअप के रूप में। सो वी नो कि हमको इस ग्राफ से पता चलता है कि कितने लोग अगले साल रिटायर होंगे, कितने हमको नए हायर करने पड़ेंगे। एक तो ये तरीका है कि आप एज डेमोग्राफिक देख लें कि भाई कैसे लोग कितने एज के लोग हैं and कैसे वो रिटायरमेंट होने वाले हैं, वैसे हमको नए पर्सन लाने रहते हैं। देन क्या क्या फैक्टर्स है
वर्कफोर्स डिमांड जनरेट करने के, मतलब क्या क्या ऐसे ऐसे फैक्टर है जिसके थ्रू हमको वर्कफोर्स डिमांड जनरेट होता है और हम हमको उसमें से उसको फुलफिल भी कर सकते हैं। जैसे कि हम हायरिंग करते हैं फ्रॉम आउटसाइड, तो वो लोग टीम में आते हैं। देन आप देख सकते हैं कि प्रमोशन होता है किसी का डिमोशन होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते जूनियर है ये पर्सन, ये इसका प्रमोशन हुआ, फिर इसका प्रमोशन हुआ, सीनियर बना। कई लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, कई लोग टर्नओवर के वजह से बाहर जाते हैं। एनी रीजन, टर्नओवर कंपनी का कैसा है उससे से वो बाहर भी जाते हैं। सो इस साइड से लोग अंदर आ रहे हैं, इस साइड से लोग बाहर जा रहे हैं। एंड ड्यूरिंग द प्रोबेशन ग्रोथ हो रहा है। जब तक वो कंपनी में रहेंगे उनका ग्रोथ होता रहेगा। जूनियर से वो धीरे 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 करके सीनियर पहुंच पोजीशन पे जाते रहेंगे। सो इस हिसाब से लोगों का लाइक जो कंपनी में होते हैं वहां पे वर्कफोर्स डिमांड जनरेट होता है एंड आप फुलफिल करते हो। ये रहा प्लानिंग कि कैसे प्लानिंग होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 2013 में एम्प्लॉयज थे 120, डिमांड था 18, इंटरनल अवेलेबिलिटी थी 15, मतलब बाहर से आपको सिर्फ 3 ही हायर करने हैं। कंपनी में लोगों की डिमांड है 18 लोगों की, अंदर से ही हमने 15 पूरे कर लिए, तो बचे कितने बाहर से हायर करने के लिए? 3। इसका मतलब जो रिस्क है कंपनी के ऊपर वो बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल किया हुआ है। 2014 में आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज 128 थे, डिमांड 23 का था, इंटरनल अवेलेबिलिटी सिर्फ 12 था, तो हमको 11 बाहर से हायर करना है। बाहर से हायर करना मतलब रिस्की है, वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके पीछे, बट इट इज़ वेरी रिस्की बाहर से लोगों को हायर करना। इंटरनली हायरिंग ज़्यादा सुटेबल रहती है कंपनीज के लिए। सो ये आप देखते हो मॉडरेट है। 2015 में आप देख सकते हो 130 एम्प्लॉय 32 एम्प्लॉय चाहिए थे, 28 डिमांड था, 8 इंटरनल था और 20 बाहर से हायर करने थे। इट मीन इट इज़ वेरी रिस्की। एंड 16 में भी सेम, वेरी रिस्की। फिर आप देख सकते हो कि क्या क्या मेथड्स है जहाँ से हम पता कर सकते हैं कि वर्कफोर्स की क्या है कैसा है करके। सो लीडिंग इंडिकेटर्स डिटरमाइन द रेशियो बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एजम्पशंस। आप वैसे पता कर सकते हैं। ट्रेंड आप देख सकते हैं कि ट्रेंड क्या है, फ्यूचर क्या है, टास्क कितने हैं आपके, फ्यूचर में टास्क क्या होने वाला है, एंड कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन। हमने बेसिकली इसमें सीखा यही है कि हाउ इट इज़ helpful for the HR and how it is connected company strategy and HR strategy. It is very important for the HR to know कि आपकी कंपनी क्या चाहती है आपसे फ्यूचर में, what kind of employee they need, and accordingly आपको प्लानिंग करनी होती है कि भाई कैसे कितने लोग हायर करने हैं आपको, कितने लोग छोड़ के कंपनी जाने वाले हैं, कितने लोग रिटायर होने वाले हैं, कितने लोग और भी कई रीज़न होती है जिससे लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं, वो सब प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है सो आप इसको प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाए। सो एवरी मंडे वील गोइंग टू शेयर वन वीडियो अकॉर्डिंगली, जिससे आप लोग का हेल्प हो पाएगा एचआर में अपना करियर बनाने के लिए। सो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जॉब्स वगैरह वहाँ पे लाइव है, आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।